हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर लेके आए हैं सेट प्रैक्टिस एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर उसी हौसलों और जुनून के साथ, जज्बे के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि अधिक ऊंचाई पर मानव के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है। अधिक ऊंचाई, जैसे हम पहाड़ में चढ़ते हैं या कहीं भी चढ़ते हैं, सतह से, ज़मीन की सतह से ऊपर जाने पर हमारी लाल रक्त कणिकाएं क्या उसका मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या आकार में बड़ी हो जाती है, या आकार छोटी हो जाती है, या संख्या बढ़ जाती है, या संख्या घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संख्या बढ़ जाएगी। हमारी आरबीसी की कणिकाएं, जो कण है, पार्टिकल्स है, वह ऊंचाई बढ़ने के साथ वह पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, लुई पास्चर ने, स्लाइडन ने, रॉबर्ट हुक ने, या टी स्वान ने। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर एंड स्लाइडन ने। ठीक है, लुई पास्चर एंड स्लाइडन के द्वारा यह दिया गया था। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है कि एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सभी एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के होते हैं। दूसरा, सभी एंजाइम एमिनो अम्ल के बने होते हैं। तीसरा, जैविक एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। मतलब एंजाइम क्या है, तो मूल रूप से वह प्रोटीन भी है, अमीनो अम्ल भी है, और वह एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में काम भी करता है। नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर सवाल है कि लौह आवश्यक होते हैं किस लिए। लौह किस लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी को निर्माण करने में। दूसरा, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने में। तीसरा, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में। तो बहुत ही शानदार सवाल। इससे आप 3 कुछ सवाल जान लिए कि लौह का क्या काम है, हमारे ब्लड में लोहे की कमी से क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तीनों जरूरी है, लोहा, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त का निर्माण में भी सहायक होती है, हमारे शरीर में स्वस्थ बनाए रखने में भी जिम्मेदार होता है, और ऑक्सीजन ऊतकों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान इसका होता है। फिर देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। इसमें हम 4 सवाल समझ सकते हैं। सबसे पहले है कि सुमेलित कीजिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में हमें पता है कि सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, उसके बाद दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मतलब यहाँ क्या दिखा, सबसे पहले ए के साथ किसका जुड़ा हुआ है, 2, बी के साथ 1, और सी के साथ 4, और डी के साथ 3। मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर 2 1 4 3 ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सब बहुत ही शानदार सवाल। किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। द हु ऑन द ऑफ द ऑर्गन्स इज नॉन ऑफ द पावर ऑफ द सेल। मतलब पावर कहाँ से, किस सेल के किस पार्टिकल से मतलब से पावर जनरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट सवाल कि निम्न में से कौन सा पदार्थ कोशिका के स्थिर संपदा के रूप में जाना जाता है। स्थिर संपदा के रूप में जाना जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल को स्थिर संपदा के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला सवाल है, किस पदार्थ को ऊर्जा का दलाल कहा जाता है। तो एटीपी, एडेनासिन ट्राइफॉस्फेट, इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा का दलाल। नेक्स्ट सवाल है शानदार सवाल, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है।
तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मतलब प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल है कि सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन। हमारे बंगाल के तटीय क्षेत्रों में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, उस क्षेत्र में सुंदरी नामक एक वृक्ष बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन ऑफ रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। याद रखना है, बहुत ही शानदार सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हाइपोथैलेमस जो है शरीर मस्तिष्क का भाग जो शरीर को टेम्परेचर को मैनेज करने में बहुत बड़ा योगदान है। अगला सवाल है कि सबसे मीठा शर्करा होती है, सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है। याद रखना है, सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रतिरोधक विटामिन है, कौन सा प्रतिरोधक विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधक बीमारी है, विटामिन है, सॉरी विटामिन है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी गैस जीवन रक्षक होती है? जीवन रक्षक मतलब हमारी गैस हमारी लाइफ को सेव करता है, कौन? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्योंकि हम लोग को फेफड़ा में, लंग्स में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन हमारे जीवन रक्षक होते हैं। अगला है सेक्शन बी में हम लोग सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सामान्य विज्ञान, यहाँ तक कि जितने भी वनडे एग्जाम में है सब में सबसे ज़्यादा सामान्य विज्ञान का ही जिक्र है, और सिलेबस में भी इसी का जिक्र है, सामान्य विज्ञान का ही। तो मतलब डेली दिनचर्या में हमारे जो दिन में बीतते हैं उसी से रिलेटेड साइंस से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो साइंस में देखते हैं तो सबसे पहला सवाल है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर और डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जैसे ही गया तो अंतःद्रव्य जालिका में मिलता है। कहाँ मिलता है? अंतःद्रव्य जालिका। न्यूक्लियस में तो डीएनए है ही, लेकिन उसके बाहर मतलब सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पाया जाता है? तो अंतःद्रव्य जालिका में पाया जाता है। अगला सवाल, शानदार सवाल, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्स पर किरणों का प्रयोग अभी मॉडर्न ज़माना में हृदय रोग को पता करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है शानदार सवाल, 18वां नंबर सवाल, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि आर्द्र वायु में, ठीक है, जैसे आर्द्र वायु हवा में अगर पानी है, हल्का फुल्का मॉइस्चर है, उस टाइम ज़्यादा स्पीड से कोई भी हवा में ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेता है, लेकिन शुष्क वायु में जहाँ गर्मी जगह पर हो उस जगह पर शुष्क वायु में ध्वनि जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, मतलब आसानी से नहीं पहुंचता है। क्यों? तो इसका सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होती है। ठीक है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होती है, मतलब डेंसिटी आपके आर्द्र वायु में कम होती है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंगत क्रमांकक अभिकर्मक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पानी, ओजोन, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। ओजोन उस टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल शानदार सवाल, गुब्बारे का नाखून की तुलना में, सॉरी यहाँ छुटा हुआ है, हाँ, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होती है। मतलब गैस से अगर गुब्बारा फूला हुआ है, उसको हम नाखून से फोड़ने के बजाय, नाखून से फोड़ते तो नहीं फूटता है, लेकिन वही एक सुई से सटा देते हैं तो फूट जाता है। तो वो आसानी से क्यों फट जाता है? क्योंकि सुई जो है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाखून कितनों तो क्षेत्रफल बड़ा होता है और सुई का नोक छोटा होता है, तो ये ज़्यादा दबाव डालेगा, ये कम दबाव डालेगा, तो इससे जल्दी फट जाएगा। ठीक है, तो अधिक दबाव डालने के कारण इसमें नहीं फटता है।
अगला सवाल, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? तो बाजार में सस्ता मिलता है। ठीक है, पशु जो प्रोटीन है वह बाजार में हमें सस्ता मिल जाता है, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन इसीलिए माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ़ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बुरादा जो है उष्मा का बैड कंडक्टर है, यानी उष्मा का कुचालक है बुरादा, इसीलिए बुरादा में पैक किया जाता है बर्फ़ को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शानदार सवाल, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन किस उपकरण से? तो अमीटर के उपकरण से यूज़ किया जाता है विद्युत धारा की मापन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ याद होता होगा। अगला सवाल है 24 नंबर की भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक है? तो भ्रूण की अपरापोषिका उत्सर्जन पर सहायक है। नेक्स्ट सवाल है दीप्तिकलिता, ठीक है, दीप्तिकलिता किसे प्रभावित करती है? तो दीप्तिकलिता यानी वनस्पति उगने में भी सहायक है, फल निकलने में भी, फूल खिलने में भी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल 26 नंबर कि सौर ऊर्जा यानी सनलाइट से जो हमको ऊर्जा मिल रही है उसी को बोलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? मतलब फिक्स किससे यह स्रोत मिलते रहता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हरा पौधा। ठीक है, हरा पौधा से ही हमको सबसे ज़्यादा अधिकतम सौर ऊर्जा की स्थिरीकरण यहीं पर होती है, क्योंकि हरा पौधा का खाना कहाँ बनाएगा? अपना सौर ऊर्जा से ही, सौर एनर्जी से ही मिलता है एनर्जी। तो ये हो गया हरा पौधा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 27 नंबर, जब पेपर पर फैले संदलीप मतलब कि एमाइनोफोर में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? तो पेपर सुलगने लगता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पेपर सुलगने लगता है। अगला सवाल 28 नंबर, मालिविडनम अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। तो मालिविडनम अपर्याप्तता नाइट्रोजिनम को भी प्रभावित करती है, कोलेरॉट रिजेक्ट को भी प्रभावित करती है और नाइट्रेट रिडक्टेज को भी प्रभावित करती है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला सवाल 29 नंबर, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए। कौन सी ऊर्जा चाहिए जिससे पृथ्वी से पलायन हो जाएगा? तो ऋणात्मक, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मिसाइल की लॉन्च किया जाता है, इसलिए ऋणात्मक ऊर्जा यहाँ जरूरत पड़ता है। अगला सवाल, द डायनेमो कन्वर्ट मतलब डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, कौन से ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो का है? तो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत ही शानदार सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर है कि सूक्ष्म जीव किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो सूक्ष्म जीव के संवर्धन का संरक्षण केंद्र मतलब भारत में किस हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। ठीक है, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। अगला सवाल है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो अपने अक्ष पर एक समय में 23 घंटा 30 मिनट 2 सेकंड। ठीक है, इतना टाइम लगा देते हैं एक चक्कर, पूरी 24 घंटा टाइम नहीं लगाता है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? एंटीबायोटिक मतलब हमारे रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता वाले कोई भी एक जैसे मेडिसिन, उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना है, फ्लेमिंग। नेक्स्ट सवाल है कि हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है, मतलब हीलियम परमाणु जो है
जब अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो क्या बनता है, तो वो धनात्मक, उसके पास ज़्यादा है इसलिए बेच रहा है, इसलिए दे रहा है ना, दान कर रहा है, तो ज़्यादा है मतलब इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक, उसके पास प्लस पॉइंट में है, इसीलिए उसको धनात्मक बोलते हैं। अगला सवाल कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है, तो एल्युमिनियम किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का। ठीक है, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट अयस्क है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, क्यों, मतलब साइनाइड अगर विषाक्तता है बीमारी, तो आपको कुछ ही पल में मृत्यु हो सकती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को यह तोड़ देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। अब आते हैं सेक्शन सी में। हम लोग सेक्शन ए भी पढ़े जो जीएस से मतलब था, सेक्शन बी भी पढ़े जो कि सामान्य विज्ञान से मतलब था। अब सेक्शन सी में पढ़ते हैं जो कि मैथ और रीजनिंग से मतलब है, और ऐसे ही सवाल डेफिनेटली एसएससी जीडी में ही पूछा जाता है। हम पढ़ रहे हैं कि एक पहला सवाल है कि एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच का कोण ज्ञात करें। मतलब बोल रहा है कि एक अष्टभुज है, एक अष्टभुज है। अब अगर ये अष्टभुज है तो ये दो भुजाओं के बीच का डिग्री का कोण बताओ, मतलब अंदर के एक कोण का माप बताना है। तो अंदर के कोण का माप बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एन इजकल टू, याद रखना एन मतलब भुजा की संख्या, एन इजकल टू 2n-4 इंटू 90। ठीक है, 2n-4 इंटू 90। अब यहाँ पर एन अभी हम क्या बोले, भुजाओं की संख्या, तो अष्टभुज दिया है मतलब एन इजकल टू 8, 8 इजकल टू, यहाँ 2 से 8 गुना कर देंगे, यहाँ एन इजकल टू 8, तो 8 दूनी 16, 16 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 90। तो 12 को 9 से गुना कर 12 9 108, और एगो जीरो है तो यहाँ एगो जीरो, ये 8 इधर गुना में, इधर आगे जाएगा तो भागा में, तो 8 से इसको भागा देंगे तो 8 एकम 8, 2 बचा, 2 और 8 28, 8 दिया 24, और कितना बचा 4, 40, 8 बचा 40, 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही शानदार से हम लोग जाने अभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ही बहुत शानदार सवाल है, मतलब संख्या 0.35 डॉट डॉट, मतलब ये और 35 और भी है। ठीक है, को पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, मतलब बट्टा में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 0.35 है, अब 35 के ऊपर में घात लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 35 के ऊपर घात मतलब यही 35 रिपीट ही कर रहा है, करते रहा है करते रहा है करते रहा है। और इसको अगर हम पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो 35 को अगर हमको यह जो घात है उसको हटाने के लिए, 35 हटाने के लिए नीचे 99 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर घात है मतलब 2 को 9 लिखना पड़ेगा और 0 पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय किसको बोलते हैं, जिसको भिन्न में नहीं बदला जा सकता है, यानी ये तो ऑलरेडी भिन्न में है मतलब पी बटे क्यू के रूप में है, ये तो ऑलरेडी पी बटे क्यू के रूप में है, ये भी पी बटे क्यू के रूप में है, 63/99 हो जाएगा। लेकिन एक्स कोई पी बटे क्यू के रूप में नहीं है, भले ही इसको बोलते हैं पाई, पाई कोई पी बटे क्यू रूप में नहीं है, भले ही पाई का मान 22/7 है, लेकिन 22/7 हमको नहीं देखना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, नॉट 22/7 दिया है, इसका मान होता है 22/7, लेकिन सिर्फ यहाँ पाई दिया हुआ है, कोई अचर संख्या है, तो पाई आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट सवाल है कि प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी तक को कथन ए बी, देखो यहाँ ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ने से बराबर, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी है, मतलब दोनों साइड ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, कुछ भी अगर मान रखेंगे तो दोनों बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड प्लस 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 है, तो फिक्स है। इसे क्या कहा जाता है, सहचर नियम कहा जाता है इसी को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है कि समीकरण 2x² + kx + 3 = 0, तो k का मान ज्ञात करना है, इसमें मूल समान क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं a का मान यहाँ कितना है, तो a का मान यहाँ 2 हो गया, b का मान कितना है, b का मान यहाँ k हो गया, और c का मान 3 है। ठीक है, c का मान आपका यहाँ 3 हो गया। अब मूल समांतिक रूप में अब हम देखेंगे
तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर, बी का मान कितना था के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना था, ए यहाँ 2 था, सी कितना था 3, तो यहाँ गुना करेंगे तो के स्क्वायर इजकल टू, यह हो गया आपका 4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस 24, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर इजकल टू 24। अगर फिर हम 24 को तोड़ेंगे, के अंडर रूट क्या था, हाँ के स्क्वायर, सॉरी, हाँ के स्क्वायर इजकल टू, के स्क्वायर था माइनस 24। ठीक है, अब के अगर सिर्फ लिखेंगे तो इधर अंडर रूट पर 24 हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा इधर आने से, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इसको टूटेगा कैसा, 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 6 24। ठीक है, तो आगे यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हो गया, मतलब -2 अंडर रूट 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाँ, log a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 माइनस log 3, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a का मान ऑप्शन नंबर सी 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपया हो जाएगा। याद रखना, एक कंडीशन बता रहे हैं, हो जाएगा, हो गया, ऐसा अगर सवाल रहेगा यानी ये क्या है, मिश्र धन है। मतलब अगर किसी से हम 100 रुपया लिए उधार और वह बोला कि हमको 10% इंटरेस्ट के साथ घुमाना है, तो 100 रुपया हम उसको लिए थे, उसके बाद 10 रुपया एक्स्ट्रा दिए, तो टोटल कितना हुआ 110 रुपया हम उसको घुमाएं, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। तो यही मिश्र धन 540 रुपया है। ठीक है, तो 540 क्यों हो जाएगा, क्योंकि वह बोल रहा है कि 450 से हमको 540 हो जाएगा, मतलब वो क्या है, एक मिश्र धन है। ठीक है, तो मिश्र धन का अगर हम मिश्र धन को हम ब्याज बनाएं तो कैसे निकलेगा, तो मिश्र धन कितना है 540, और हमको टोटल हम लिए थे कितना, तो 450 रुपये लिए थे। ठीक है, इतना ही लिए थे, ये दोनों अगर घटा दें तो 90 आ रहा है, यानी 90 क्या है, 90 हमारा ब्याज निकला। ठीक है, 90 हमारा ब्याज निकला है। तो अब बनाते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है साधारण ब्याज, तो PRT/100। ठीक है, 100 दिया हुआ है, तो P कितना है 450, इंटू आर कितना दिया हुआ है 5%, टी कितना दिया हुआ है नहीं पता, वही तो निकालना है, बाई 100। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ब्याज का, और हम लोग ब्याज अभी निकालें, ब्याज इक्वल टू क्या होता है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन को माइनस मूलधन से किए तो कितना आया 90, सॉरी यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 ये उधर जाएगा गुना में 90 से, तो कितना 2 90 180 हो जाएगा, बट्टे ये 45 ऊपर में है तो इधर आ जाएगा, तो 45 नीचे, यानी 45 को 180 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 साल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है कि 6x² प्लस 13x प्लस 5 का गुणनखंड याद करें। बहुत ही शानदार सवाल है, 6x² प्लस 13x प्लस 5। ठीक है, गुणनखंड बनाने के लिए क्या करते थे, a और c को गुना कर देते थे, 6 5 30 हो गया। अब 30 को हमको तोड़ना है इस भाग से कि उसको जोड़ने या घटाने से 13 आना चाहिए, तो सबसे पहले वाला लिख लेते हैं 6x²। अब यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस है, एक थोड़ा गलती हो जाता, ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर 6x² माइनस 13x, फिर से बनाते हैं, माइनस है। ठीक है, तो 6x², इसको पहले 6 और 5 से गुना कर देते हैं, 6 5 30 हो गया। अब 30 को हमको ऐसा भाग में तोड़ना है कि उसको जोड़ने या घटाने से -13 आना चाहिए, तो 10 और 3 है ना, 10 और 3 को गुना करते हैं तो 30 आता है, तो 10 और 3 को हमको जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसको तोड़ते हैं, सबसे पहला वाला पहले लिख देंगे 6x²। ठीक है, अब 6x² लिखें तो -13x आना है, मतलब माइनस हमको लाना है आंसर में, तो अगर हम -3x और -10x लिखेंगे
तो 13 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यानी 3 और 10 13, और बड़ा कौन है? माइनस, इसके आगे माइनस है, इसीलिए यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 का, 13 के जगह पर ये दोनों लिखें, प्लस फिर 5 है तो 5 लिख दिए। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? तो ये दोनों में 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन है तो 3x दोनों में निकाल दिए। तो यहाँ क्या बचा? अगर 6 में 3 निकल गया तो गुणनखंड में सिर्फ 2 बचा, और x 2 को था तो एगो निकाल देते, एगो x बचा। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ 3x था, 3x निकल गया तो कितना बचा? सिर्फ 1 बचा। यही चीज़ और एक बार रिपीट हो जाएगा, 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखना है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2x माइनस x है तो 2x को 10x बनाएंगे तो कितना से गुना करेंगे? तो 5 से, 2 5 10, x का x हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो 3x माइनस 5 एगो बन जाएगा, 3x माइनस 5 एक कॉलम में, और ये दोनों में से कोई एक कॉलम हो गया, 2x माइनस 1। ठीक है, 3x माइनस 5 2x माइनस 1, 3x माइनस 5 3x माइनस 5 2x माइनस 1। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा? तो थोड़ा हल्का सा हम लोग को जानेंगे, इससे बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री को हम क्या क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री ऐसा लिखें तो इसको इसके साथ भी गुना होगा, इसको इसके साथ भी गुना होगा, यानी साइन 45, ठीक है, ऐसा भी गुना होगा, साइन 45 इंटू कॉस 45 भी होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस कॉस 45 भी होगा इंटू साइन 30 डिग्री भी होगा। ठीक है, अब सबका मान बैठाएंगे, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान √3/2 माइनस कॉस 45 का मान, कॉस यहाँ 30 होगा, सॉरी एक जगह 2 को 30 हो गया ना, 2 को 45 हो गया तो यहाँ 30 होगा, तो कॉस 30 का मान √3/2 माइनस माइनस यहाँ है कॉस 45 का मान 1/√2 और इंटू 1/2। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर से हम बनाते हैं इसको। क्या क्या आया था? तो इसमें आया था 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करें, ऊपर वाला गुना, तो √3/2√2 माइनस एक एकम 1/2√2। अब यहाँ 2√2 को एलसीएम ले लेंगे, 2√2 और ऊपर वाला कितना है? √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि ईंट को गारा से मतलब है, मतलब गारा कहाँ रहता है? गारा से ही ईंट बनता है। ठीक है, उसके अंदर रहता है, उसके अंदर छिपा रहता है। तो शरीर के अंदर क्या है? तो शरीर के अंदर क्या है सोचना पड़ेगा यहाँ। तो शरीर के अंदर आपका आत्मा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, वृत्त, अंडाकार, त्रिभुज, गोलक, ये चारों में से कौन अलग है? तीन एक चीज़ में समान है, और ये जो एक है पहला वो अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्रिभुज। त्रिभुज तो एक अलग चीज़ दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोण होता है। ठीक है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, लेकिन त्रिभुज एक कोण आ गया, त्रिभुज ही होगा। त्रिभुज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि प्रिया के घर के दरवाजे के सामने पूर्व दिशा की ओर खड़ा, मतलब प्रिया का घर का दरवाज़ा इस साइड है, मतलब ईस्ट साइड। ठीक है, तो इसी साइड अपना दरवाज़ा में खड़ी है। अब क्या किया, वह घर के पीछे रास्ते से गया, मतलब फिर से पश्चिम साइड से गया, तो पश्चिम साइड से वह गया तो 50 मीटर चला, यानी 50 मीटर पहले चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और फिर 50 मीटर चला। ठीक है, और फिर 50 मीटर चला। अब बोल रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर बाईं ओर इधर होगा,
25 मीटर चल रहा है। अब बोल रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो इधर क्या था, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट हो जाएगा, मतलब पश्चिम आपका राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रीजनिंग वाला बहुत शानदार सवाल है, वह 1, 8, 9, 64, खाली जगह 216। अब सोचना है ये चारों पांचों में से क्या आपस में रिलेट है, तो एक क्या रिलेट है, अगर एक किसी का स्क्वायर भी हो सकता है, चलो ठीक है। दो 8 किसका क्या हो सकता है, तो 8 दो का स्क्वायर तो नहीं, लेकिन दो का क्यूब हो सकता है, ठीक है, ये हमको मान लेना है। फिर 9 किसी का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब यह पैरेलल देखा जाए तो यह स्क्वायर भी हो सकता है, तो एक का स्क्वायर भी लिखो, क्यूब भी लिखो, एक ही होता है। तो एक का स्क्वायर, दो का क्यूब, 3 का स्क्वायर तो 4 का क्यूब हो जाएगा, फिर से 4 4 16, 16 चौक 64, हाँ सही जा रहे हैं हम लोग। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर पहले शुरू 2 था, फिर 3, 2 3 2, मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल। सवाल है कि टुगेदर को EGTORETH लिखा जाता है, तो कॉन्ग्रेचुलेट को क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टुगेदर से EG इसका क्या रिलेट है, तो लिखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है टुगेदर, गेदर, ठीक है, टुगेदर लिखा हुआ है। अब इसमें हमको EGTORETH इसको हमको रिलेट बनाना है। सब तो वही सेम अक्षर लग रहा है, ई को यहाँ ले आया, जी को यहाँ ले आया, मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया, लेकिन टी और ओ को यहीं रख दिया है, ठीक है। फिर उसी तरह आर को यहाँ ले आया, ई को यहाँ ले आया, टी एच को सेम रखा है, मतलब पहला वाला उल्टा किया, लास्ट वाला उल्टा कर दिया, और फर्स्ट वाला जो था चचेर में अंक में चरचेर में देखना है ना, तो फर्स्ट में जो था वो सेम रखा है। यही कूटनीतिक अब हम इस अक्षर में लगाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेट में लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट LATE, ठीक है। तो चचेर को पहले भाग में बांट देते हैं, ये 4, ये 4 और ये 4, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, जी को लिखें, एन को लिखें, और CO को सेम रख दिया, ठीक है। फिर उसी तरह 4 भाग में ये था, यू को लिखें, टी को लिखें, RA को सेम रख दिया, अरे ठीक है। तो शुरू में क्या है, GNCO, कहीं अगर शुरू में अगर GNCO है तो उसको बेहिचक मार देना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से जो ये प्रीवियस ईयर सवाल था SSC GD में, और यकीन मानो ऐसे ही सवाल बनते ही, डेफिनेटली ऐसे ही, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहता, बस सामान्य ज्ञान ही हमको जानना है, ज़्यादा हमको मतलब गुरु विश्व गुरु नहीं बनना है, जॉब लेना है, बस यही से मतलब है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर हमारी मेहनत आपकी कुछ भी बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम प्रैक्टिस डेली एक वीडियो लाएंगे ही, और इसी से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।